खैरात में ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि जंग लड़के मारा जाए। कैसी खैरात? आप जो हमारे देश के नौजवानों को खैरात में पैसा देना चाहते हो, वो खैरात में न देकर आप हमें रोजगार देने का काम करो ना। कि अखिलेश तक पहुंचती बात ये। फल तो इसका ये मिला था कि जब हमने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, पहला दिन, उसी दिन जिले के कप्तान यानी कि पार्टी का जो कप्तान होता है, जिला अध्यक्ष होता है, उसका फ़ोन आ जाता है कि तुम बहुत बड़े नेता हो रहे हो, तुम्हें लखनऊ से कोई आदेश आया है। हमने कहा साहब, कल को अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो मैं लखनऊ से फ़ोन आने का इंतजार करूंगा या आपके लिए मैं सड़कों पे लेटूंगा। हमने अपने नेता के मुंह से सुना था, जो आजम साहब को जो मैं नेता कहता हूँ, आजम साहब के मुंह से हमने सुना था कि योगी जी, मैं राम का सम्मान करता हूँ क्योंकि हो सकता है वो राम मेरे पैगंबरों में से एक पैगंबर हो, लेकिन क्या आप अल्लाह को मानते हो? मुद्दतों बाद फिर एक बैरिस्टर हमें मिला। वो बैरिस्टर ये कहता है कि जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है और इस संविधान के तहत अगर देश की जनता की सेवा की जाए, इस संविधान के तहत, इस संविधान में जो अधिकार जनता को दिया है वो दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसी भी चेहरे पे सिकन नहीं होगा। ये कहना मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब का। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज साहिबाबाद विधानसभा में आया हूं, जो AIMIM के प्रत्याशी हैं मनमोहन झा गामा साहब। सर जी, मैं तो आपको 2.5 साल से जान रहा हूं, आप सपा छोड़ के इसको क्यों आ गए इसमें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है। राजनीति करने के लिए और साधु संत बनने के लिए बड़ा ही त्याग करना पड़ता है। एक संत को त्याग करना पड़ता है और एक राजनीतिक व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। और जो व्यक्ति वास्तविक रूप में वो समाज की सेवा और देश और प्रदेश की सेवा करना चाहता है, तो वो उस पार्टी में नहीं रह सकता। जो पार्टी जो नाम तो समाजवादी हो और पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो जाए। कहाँ हो रही है काम तो कर रही, कह रही है सत्ता हमारी आने दो, पेंशन बहाल करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, लैपटॉप वापस से देंगे। खैरात में ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि जंग लड़के मारा जाए। कैसी खैरात? आप जो हमारे देश के नौजवानों को खैरात में पैसा देना चाहते हो, वो खैरात में न देकर आप हमें रोजगार देने का काम करो ना। विजन क्या होना चाहिए? आप क्या दे रहे हैं? हम हर उस दबे कुचले व्यक्तियों की आवाज़ को अपना आवाज़ दे रहे हैं। मेरा नेता, मैंने जब आइडियोलॉजी पढ़ी, हो सकता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता अगर मुझे पावर का शौक़ होता, कुछ लालच होती हमारे मन में, या मन में ये होता कि यार कल को सरकार आ जाएगी। बहुत सारी बातें हो सकती है, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं वो ये देखता है कि हमें कोई ताकत मिल जाए। लेकिन हमने संघर्ष की राह क्यों चुनी? ये सोचना होगा आपको, और आपके माध्यम से मैं अपने देश और प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि रास्ता 2 होते हैं जीवन में, एक संघर्षपूर्ण और एक आरामदायक। लेकिन जो संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया गया मार्ग होता है, उस मार्ग का आनंद बहुत लंबा होता है। और हमने देखा कि हमारा नेता महबूब, जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं, और मैं ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूं, मैं मैथिली ब्राह्मण हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी मेरा घर है, और हमारे नाते रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब के सब आज के डेट में हमारे नेता, हमारे महबूब के ऋणी हो चुके हैं, और उनको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा है। और उनका विचार जो है वो संविधान पूरक है, जो बाबा साहब का संविधान कहता है। मेरा नेता एक हाथ में संविधान को लेकर चलने का काम करता है। लोग सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि MIM जो है मुसलमानों की बात करती है। आज जो है MIM और एक पंडित कैसे, ब्राह्मण कैसे एक साथ हो गए? यह हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने है कि हमारा नेता मुसलमानों की बात नहीं करता, हमारा नेता हिंदुस्तान की बात करता है। हमारा नेता पूरे जहां की बात करता है कि सभी जगह अमन चैन होना चाहिए। और आपने देखा कि उसका नतीजा है कि एक ब्राह्मण आज उम्मीदवार है उनका। अच्छा, आपने आज़म खान को लेके बहुत ज़्यादा हस्ताक्षर किए, तो करवाए थे, अभियान चलाए, कुछ फ़ायदा मिला तो उससे? देखिए, हर कार्य करने के लिए आप अपने लाभ को किनारे रख दें। नेकी कर और दरिया में डाल।
हमारे मन में ये था कि आजम साहब निहायत शरीफ हैं, जी बेकसूर हैं, उनको ये जालिम सरकार उलझा करके परेशान करना सब चाहती लोग सवाल उठाते कौन किसने डाला था, योगी जी ने डाला या अखिलेश ने डलवाया? अगर आपका दोस्त जी वक्त पे आपके साथ खड़ा ना हो जी तो उससे बेहतर आपका दुश्मन। खड़े तो हुए थे, कह रहे हैं साइकिल यात्रा निकाले थे उनके लिए, अब साइकिल तो गवाह हैं उनके लिए। अगर साइकिल चला लेने से जी अगर लोगों का भला हो जाए तो फिर क्या बात है। हजारों मजदूर साइकिलें चलाकर रोजाना 500 रुपए की आप भी दिहाड़ी जब के लिए लेबर चौक तो पे आप भी जब सपा में थे तो आप भी बड़ा कह रहे थे हमने भी साइकिल यात्रा आजम खान के लिए निकाला। नहीं, अगर आजम साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त में मैं साइकिल यात्रा ना निकाल कर हमने योगी सरकार का पुतला दहन करने का काम किया था, क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं। दिल में तकलीफ थी, पीड़ा था। अगर हमने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, उस दिन भी कुर्बानी का दिन था, ईद उल अजहा का दिन था, और मैं अपने ऑफिस में बैठा था। अचानक से आजम साहब की ध्यान में आया। हमने कहा यार आज पूरी दुनिया खुश हो रही है, और जिस व्यक्ति ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया, वो समाज एक बार भी अपने मुंह से नहीं कह रहा कि यार आजम साहब के लिए कुछ किया जाए। तो ये पीड़ा मेरे मन में झलकी, और मैं सोचा कि मैं कर क्या सकता हूँ उनके लिए। दौलत तो था नहीं मेरे पास, एक संघर्ष ही माध्यम था। वो जनता के बीच मैं गया, गांधी जी के मार्ग पर हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 17,000 लोग। हाँ, आप ही थे जो आजम खान के लिए हस्ताक्षर अभियान किए थे। इसका कुछ फल मिला कि नहीं मिला था? कहाँ तक बात पहुँची थी? ये फल तो इसका ये मिला था कि अखिलेश तक पहुँची थी बात ये? फल तो इसका ये मिला था कि जब हमने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया, पहला दिन, उसी दिन जिले के कप्तान, यानी कि पार्टी का जो कप्तान होता है, जिला अध्यक्ष होता है, उसका फ़ोन आ जाता है कि तुम बहुत बड़े नेता हो रहे हो, तुम्हें लखनऊ से कोई आदेश आया है। हमने कहा साहब कल को अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो मैं लखनऊ से फ़ोन आने का इंतज़ार करूँगा, या आपके लिए मैं सड़कों पर लेटूँगा। मतलब आजम खान के लिए आवाज़ उठाना, वहाँ भी हमें रोका गया। और आप मेरे पूरे वीडियोग्राफी में आप देख सकते हो, जितने भी फोटोग्राफ्स हैं मेरे, उसमें कहीं भी आपको मेरे अलावा समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आया। टोटल आम आदमी मेरे साथ रहे। इन लोगों ने रोक लगा दी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि कोई इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, और इसका नतीजा रहा कि मैं हर क्षेत्र में गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सवाल ये। अब क्यों नहीं उठाई ये तो आप 22 साल रहे हैं, क्यों नहीं उठाई ये उनका विषय है। मैं 22 साल रहा पार्टी में। आजम साहब का मैं दीवाना तो था ही, लेकिन इनका और दीवाना मैं तब हो गया जब इन्होंने दोबारा जब पार्टी में वापसी की थी, तो उन्होंने कहा था कि जब अदालत ने बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया था, उस वक्त में नेताजी का एक बयान ऐसा था कि कानून और कोर्ट आस्था से नहीं चलता, सबूतों से चलता है। उसके बाद उनका पार्टी में वापसी हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ करके आ जाता नेताजी आपके पास, और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे लगा कि वाकई हमारा नेता बहुत ही ईमानदार है, और मेरा नेता चाहता है कि हिंदुस्तान में जो है अमन चैन कायम रहे। हमने अपने नेता के मुंह से सुना था, जो आजम साहब को जो मैं नेता कहता हूँ, आजम साहब के मुंह से हमने सुना था कि योगी जी मैं राम का सम्मान करता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो राम मेरे पैगंबरों में से एक पैगंबर हो, क्योंकि उस वक्त भी जलजला आया था, नाव थे, ये था, सब सारे सिस्टम बताया जाता है। फिर एक पैगंबर आता है और दुनिया को बचाता है। तो हो ना हो मेरे पैगंबर हो, लेकिन क्या आप अल्लाह को मानते हो? तो ये क्या गलत सवाल था? नहीं था ना। तो वो बातें हमारे दिल को घर कर गई कि ये नेता वाकई अमन चैन चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों का कद्र नहीं है। समाजवादी पार्टी और एमआईएम में फ़र्क क्या है? समाजवादी पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। क्योंकि जब देश मेरा आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के पहले एक बैरिस्टर आया था जो राष्ट्रपिता बन गए, जो राष्ट्रपिता बने। उन्होंने अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाने का काम किया। फिर एक बैरिस्टर आया आज़ाद हिंदुस्तान में,
अंग्रेज़ों का जब शासन था तो वो बैरिस्टर ने अपने जीवन से बहुत संघर्ष किया। जी गरीबी से वो लड़ता रहा, जात पात से लड़ता रहा, छुआछूत से लड़ता रहा, जी और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते वो बैरिस्टर बनता है। और वो बैरिस्टर हमारे होते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो संविधान हमें दी, उस संविधान के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में जब नेताओं को ताकत मिली तो इन नेताओं ने अपना तो भला किया, अपने परिवार का, नातेदार का, रिश्तेदार का, लेकिन आम आवाम के चेहरे पे सिकन की लकीरें खींच दिया। मुद्दतों बाद फिर एक बैरिस्टर हमें मिला। जी वो बैरिस्टर ये कहता है कि जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है जी और इस संविधान के तहत अगर देश की जनता की सेवा की जाए, इस संविधान के तहत, इस संविधान में जो अधिकार जनता को दिया है वो दिया जाए, जी तो मैं समझता हूं कि किसी भी चेहरे पे सिकन नहीं होगा। ये कहना मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब का है। कई दलितों से सुना कि वो अवैसी साहब को दूसरा बाबा साहब मानते हैं, लेकिन वही मुसलमान उनको दलाल कहते हैं। देखिए ये तो उनको बाबा साहब मानते देखिए मैं किसी जाति विशेष को गलत नहीं कहूँगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन 100% किसी को मुकम्मल जहाँ मिला नहीं है इस जहाँ में। और हर दौर में कहीं जयचंद हुए हैं, कहीं जुम्मन भैया हो गए हैं, तो वो चलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये कारवा बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। क्योंकि और जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने निकलते हो ना तो छींटे पड़ते हैं, और अगर छींटों की परवाह आपने कर ली तो निश्चित रूप से आप नेकी का कार्य नहीं कर सकते। एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा साहिबाबाद है, 10 लाख वोटर हैं और 3000 बूथ है। आपको कितना वोट मिले, आपको लगता है आप निकल जाए? जी 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 10,24,000 मतदाता हैं साहिबाबाद विधानसभा के। और जब बात राजनीति की और वोट की आती है तो कहीं ना कहीं समीकरण की भी बात होती है। जी और इस साहिबाबाद विधानसभा में 10 लाख में आधी आबादी समर्थक मेरा है। जी वो कैसे? जी क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला मैथिली ब्राह्मण हूँ। इस साहिबाबाद विधानसभा में 3,52,000 वोट जी हमारे उन बिहार भाइयों का है और 1,72,000 हमारे मुसलमान भाइयों का है। जी अब ये दोनों ही बिरादरी, हम दोनों लोग इस साहिबाबाद विधानसभा में सताए हुए हैं। जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ, कभी ये शर्मा जी लूटने का काम करते हैं, कभी वो शर्मा जी लूटने का काम करते हैं। जब ये शर्मा जी जब आए तो इन्होंने कह दिया कि भैया बिहारी जी आप तो हिंदू हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हिंदू बना के वोट ले लिया। और जब बिहारी भैया को हमारे काम पड़ा तो कहा चल पीछे बैठ जा, तू बिहारी है। तो वो सताए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई, कभी सपा ने लूटा, कभी बसपा ने लूटा, कभी कांग्रेस ने लूटा, किसका किसका नाम बताओ, सबने मिलकर लूटा है। तो इन लोगों ने लूटा, वोट उनसे प्राप्त कर उन्हीं पे शासन करने का काम किया। और अब जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो समझ गए हैं जी कि ये सब के सब हमारे वोट के लुटेरे हैं। अगर मेरा असली आवाज़ कोई उठाने वाला है तो वो एक ही नेता है। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं वो करते, वो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, 100% की बात करते हैं। और नेता तो कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 80% की बात करता है। मेरा नेता जब भी बात किया है तो पूरे 100% की बात किया है कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 100% जितने भी लोग हैं वो सब मेरे हैं और सबके चेहरे पे मैं खुशहाली देखना चाहता हूँ। यही मेरी तमन्ना है। सपा के मुस्लिम समर्थक कह रहे हैं कि जो अवैसी साहब की सभा साहिबाबाद में हुई है, जो भीड़ आई है, उतनी भीड़ तो हमारे होने वाले विधायक में होती है। देखो अब अवैसी साहब और अब खिसियानी बिल्ली तो खंभे ना नोचेगा कि उससे आगे भी कुछ करेगा ही, बतिया दीजिए। बहुत बढ़िया। खिसियानी बिल्ली तो खंभे ना नोचा है और कुछ कर नहीं सकता है। और आपके कैमरे ने भी देखा होगा जब उनके राष्ट्रीय नेता आए थे और पूरे 5 विधानसभा के लोग थे तब कितनी भीड़ थी। और हमारे नेता आए थे, गरीब कार्यकर्ता के घर पे इस कुर्सी इस टेबल पे बैठ के गए हैं वो हमारे। और उस क्या हुजूम था, क्या जन सैलाब था, अरे क्या कहने। हमने मात्र और किसी को कोई मैसेज नहीं किया था,
किसी को दावत हमने नहीं दी थी, कोई अलाउंस हमने नहीं करा था, नहीं कोई ऐसा संगठन को हमने मैसेज डाला था कि मेरा नेता आ रहा है। हाँ, फेसबुक पे हमने इतना ज़रूर लिखा था कि बहारो फूल बरसाओ, आज मेरा महबूब आने वाला है, बैरिस्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद, बस इतना ही आखिरी लिखा। सवाल है, आपको धमकियाँ कौन दे रहा है? कौन लोग हैं वो? धमकी वो लोग दे रहे हैं जिन्हें संविधान में आस्था नहीं है। धमकी वो लोग दे रहे हैं जो हमेशा से गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों पे जुल्म करते आए हैं। उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है कि इस प्रदेश में, इस देश में गरीब का बेटा कहीं उभर न जाए, क्योंकि जब जब गरीब का बेटा उभरा है तो उन धनाढ्यों को, उन बाहुबलियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा किस है। पार्टी के लोग हैं वो? सब चोर हैं, सब चोर है, सब बदमाश है, सब अपनी अपनी तरीके से जनता को का शोषण करने का काम करते हैं। आज के डेट में देश में अगर विकल्प है, आम जन की आवाज़ कोई है, तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर ओवैसी साहब। जीतने के बाद कहीं 5 साल आप गायब ना हो जाए। बहुत अच्छा आखिरी सवाल, सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपके माध्यम से अपने साहिबाबाद की मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मैं आपका विधायक बनने नहीं आया हूँ, मैं सेवक बनने आया हूँ। जैसा हूँ आपका हूँ, आपका रहूँगा, और कहीं भी मुझ में गुरूरता आ जाए, अभिमान आ जाए, तो जिस सम्मान के साथ आज अपने पलकों पे मुझे बैठाने का कार्य कर रहे हो, यह अधिकार मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साहिबाबाद के मतदाताओं को देता हूँ कि अपने जूता भी उठा के मेरे सर पे रख देना। मोदी जी भी ऐसे कहे थे? हम मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि कभी देश खतरा में, कभी हिंदू खतरा में, फिर बाद में वही खतरे में हो जाते हैं। तो हम वो लोग नहीं हैं, हम खतरा में कभी महसूस नहीं करते। आप देख सकते हैं कि हर प्रत्याशी को गणर मिलता है, आखिर गामा को क्यों नहीं? गामा को क्यों नहीं? सपा में तो मोदी जी को टारगेट करते थे, अब MIM में आके सपा को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारे लायक ही नहीं, कहाँ टारगेट करेंगे। हमारा लड़ाई तो उन मक्कारों से है जो हमारे प्रदेश और प्रदेश के जनता को परेशान कर रखा है। हमारा लड़ाई उन लोगों से है जो सिर्फ कुर्सी से प्यार करता है। हम लोग इंसान से प्यार करने वाले हैं, अपने देश की सरजमी से प्यार करने वाले लोग हैं। तो जो हमारे देश विरोधी होगा उससे मेरा लड़ाई होगा, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे।